देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, जो एयरक्राफ्ट में हमारे रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग के प्रोसेस होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट को हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से मीट आउट करते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP की वैल्यू कम होती है। अगर उसे कंपेयर करें हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम से, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो एफिशिएंसी है या COP है वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम से कम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि पर टन रेफ्रिजरेशन, पर टन लोड रेफ्रिजरेशन अगर हम वेट कैलकुलेट करें तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कम होता है कंपैरेटिव टू अदर सिस्टम्स। इसलिए एयरक्राफ्ट में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। कि अल्टीमेटली जो भी आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो वेट होगा वो एयरक्राफ्ट को ही कैरी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया है वो वेट है कि जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वेट कम होगा हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, हमेशा COP ही क्राइटेरिया नहीं होता एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम को सेलेक्ट करने के लिए। देयर मे बी डिफरेंट अदर क्राइटेरियाज। तो इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वेट इज़ द मेन क्राइटेरिया। इस वजह से हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो बार बार कह रहा हूँ, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम जिसमें वर्किंग सब्सटेंस एयर यूज़ हो रहा है एज अ रेफ्रिजरेंट, एज अ वर्किंग सब्सटेंस, और ये पर्टिकुलर सिस्टम यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है, एरोप्लेन में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें यूज़ होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे समझ में सबसे पहले ये आता है कि एयरक्राफ्ट जो मूव करता है वो तो बहुत हाइट पर मूव करता है और वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी कम होती है। जो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट प्रेशर टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है। तो वहाँ पर हमें क्यों रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की? तो इसके लिए मैंने आपको ये एक लिंक मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। आप इस लिंक को ब्राउज़र में पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर मेरा एक लेक्चर है, उसको आप देख लीजिए, एक वीडियो है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेते हुए मैंने वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उस रिक्वायरमेंट को तो हमने वहाँ पर जस्टिफाई कर दिया। अब है हमें एयरक्राफ्ट में किस तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं उनको हमें स्टडी करना है। तो देखिए, फर्स्ट सिस्टम है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। इस सिस्टम को आप देखिए, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये यहाँ पर हमें एम्बिएंट एयर, ये जो एनवायरनमेंट कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये यहाँ पर एयर है, एयरक्राफ्ट एक v वेलोसिटी से, सपोज v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो एम्बिएंट एयर है वो ये शो की हुई है। तो इस एम्बिएंट एयर का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका TS डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये TS डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो एम्बिएंट एयर प्रेशर ये हमने लिखा हुआ है, TS डायग्राम है। तो इस पर ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कर्व, ये वाला, ये कर्व, ये जितने भी कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कांस्टेंट प्रेशर के कर्व हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यानी कि एक ये जो पर्टिकुलर कर्व है जिस पर ये P1 लिखा हुआ है, ये एम्बिएंट प्रेशर को शो करता है और इस समय टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, वो T1 है। ठीक, तो यहाँ पर एम्बिएंट कंडीशन में जो कंडीशन है एयर की वो P1 T1 है। ठीक, तो उसको हमने यहाँ से मार्क कर दिया इस TS डायग्राम पर। प्रेशर P1 है और टेम्परेचर इसका T1 है। तो ये स्टेट हो गई। अब क्या होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो एयर उसके बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है, उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। तो ये एयर अगर एज इट इज़ एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर होगी तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एक डिफ्यूज़र जैसा स्ट्रक्चर होता है। डिफ्यूज़र क्या काम करता है कि वेलोसिटी कम कर देता है फ्लूइड की। तो ये यहाँ पर इसकी क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एयर, इसको हम बोलते हैं रैमिंग एक्शन। ठीक है, इसको रैमिंग एक्शन बोलते हैं। तो इस रैमिंग एक्शन में क्या होगा कि एयर ये डिफ्यूज़र की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। डिफ्यूज़र यही करता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हमने बोला रैमिंग। तो ये रैम्ड एयर है, यहाँ पर जो आपकी एयर है वो रैम्ड एयर है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा कि प्रेशर इनका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक, और वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है हम थ्योरेटिकली कहते हैं कि ये रैमिंग जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो ये रिवर्सिबल अगर एडियाबैटिक हो तो ये होगा 1 to 2। ये जो प्रोसेस, ये वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी रैमिंग प्रोसेस है। तो अगर ये
रिवर्सिबल एडियाबैटिक है जैसे हम कह रहे हैं थ्योरेटिकली, तो ये आपको ऐसे एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये हमें ऐसा कर्व दिखाई देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो प्रेशर की वैल्यू है, आप देखिए ये P1 से लेकर कहाँ तक इंक्रीज़ हुई, P2 तक इंक्रीज़ हुई। इस कर्व को देखिए आप, तो ये कर्व क्या है, आइडियल रैम्प प्रेशर। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये प्रेशर की वैल्यू P1 से P2 तक इंक्रीज़ होगी, और अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये वैल्यू P2 तक इंक्रीज़ ना होकर उससे कुछ कम एक्चुअल रैम्प प्रेशर तक इंक्रीज़ होगी। तो ये 2' जो कर्व है ये इसके नीचे है, P2 ऊपर है, P2' उसके नीचे है। तो ये जो एयर की रैमिंग के बाद जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी, प्रेशर उसका होगा P2', ठीक है, और टेम्परेचर उसका होगा T2'। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये T2 और T2' इक्वल है, ठीक है ना, ये जो टेम्परेचर जो है सेम है दोनों। ठीक, तो अब यानी कि हमारी रैमिंग के बाद जो कंडीशन है वो क्या होगी, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 2 पॉइंट पर हम होंगे, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम 2' पॉइंट पर होंगे। तो यहाँ हमने ले लिया कि हम ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये 2' पर है। अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस ना होकर रिवर्सिबल है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये 2.2 के ऊपर ही लाई करेगा, तो इसके ऊपर हम यहाँ से ऐसे ही जाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू होगा, अगर आप 2' से कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये रैमिंग होगी। रैमिंग होने के बाद ये एयर जाती है मेन कंप्रेसर में। ठीक, ये मेन कंप्रेसर है हमारे एयरक्राफ्ट का। तो इस मेन कंप्रेसर से कुछ एयर को हम ब्लेड ऑफ करके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एयर जो है वो तो आगे चली गई कंबशन चैम्बर के थ्रू गैस टरबाइन में। ठीक है, वो तो पावर साइकिल होगी, हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो मेन कंप्रेसर में एयर गई और फिर वो वहाँ से रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होने के लिए इधर आ गई। तो अब ये फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले एयर के ऊपर एक प्रोसेस होता है जो रैमिंग, जिसको हमने कहा, एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर है तो 2 पॉइंट होगा, इरिवर्सिबल है तो 2' पॉइंट होगा, फाइनल कंडीशन। अब ये एयर इस मेन कंप्रेसर में जाती है, मेन कंप्रेसर में कंप्रेस हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चाहे वो कंडीशन 2 है या 2' है, अब इससे ये ऊपर हम ऐसे वर्टिकली जाएंगे। कहाँ से, इस P2 या P2' कंडीशन से हमें जाना है मेन कंप्रेसर प्रेशर तक। ये जो कर्व हमें ड्रॉ हुआ है ये मेन कंप्रेसर का प्रेशर हमें शो कर रहा है। तो हम करेंगे यहाँ से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, 2' से 3 होगा, और अगर ये रिवर्सिबल होगा तो 2' से 3' होगा। ठीक है, वही चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी वही यहाँ पर भी अप्लाई कर दी। तो अब ये कंडीशन या तो 3 होगी आफ्टर रैमिंग और 3' होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस। तो अब ये यानी कि यहाँ पर अब हम जब आ गए कॉम्प्रेशन के बाद, तो ये स्टेट 3 है। ठीक है, अब इस 3 के बाद क्या होगा कि ये एक हीट एक्सचेंजर से पास होती है ये एयर जो मेन कंप्रेसर में गई थी, और उसके बाद जो ब्लेड ऑफ होके इस डायरेक्शन में आ गई, अब ये जाती है इस हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, आप देखिए रैम्ड एयर का एक पार्ट तो हमने इधर सर्कुलेट कर दिया, इस हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर दिया, और दूसरे पार्ट को हमने मेन कंप्रेसर में भेज दिया। मेन कंप्रेसर से जो एयर आएगी, क्योंकि वो कंप्रेस होकर आई है, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो कि इस पाइप के अंदर आ रही है यहाँ से। ठीक है, उसका प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रैम्ड एयर, क्योंकि रैम्ड एयर का ये कंप्रेशन थोड़ी ना हुआ जो मेन कंप्रेसर में हुआ है। तो ये रैम्ड एयर इस डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर हम हीट एक्सचेंजर को देखें तो इसमें रैम्ड एयर तो कोल्ड फ्लूइड है, और ये जो मेन कंप्रेसर से आ रही है ये हॉट फ्लूइड है, और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो यही एयर है जो मेन कंप्रेसर से आ रही है। तो ये इस के जो हीट एक्सचेंजर के अंदर से पास होगी, तो ये जो मेन कंप्रेसर से यानी इस ट्यूब के अंदर या पाइप के अंदर जो एयर आई है वो रैम्ड एयर को बाहर की तरफ, ये जो एयर है इसको हीट रिजेक्ट करेगी। अगर हीट रिजेक्ट करेगी तो कूलिंग होगी, और हमने कहा कि दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंजर के अंदर जो मेन कंप्रेसर से एयर आई है वो 3 to 4 प्रोसेस में जाएगी। तो अब हम आ गए पॉइंट नंबर 4 पर।